No, sir, we are live on all platforms. थैंक यू प्रशांत। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले माफी चाहता हूं, दोबारा कष्ट दिया है आज, पर आज का दिन महत्वपूर्ण है। कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है राजस्थान से। इस समय जब हम आपके साथ बैठे हैं तो हमारे विधायक राजस्थान में राजभवन के अंदर धरने पर बैठे हैं, सत्र की मांग कर रहे हैं। और आज ही राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला भी आया है और मेरे ख्याल से इस मामले में कानूनी दाव पेचों को समझने के लिए और कानूनी एंगल्स को समझने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कपिल सिब्बल साहब से, मैं आपका स्वागत करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप हमें ब्रीफ करें। नमस्कार। कल शाम को राजस्थान में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें यह फैसला लिया गया कि राजस्थान का सत्र सेशन सोमवार को बुलाना जाए। तो एक चिट्ठी लिखी गई सरकार की ओर से राज्यपाल को कि आप सत्र की नोटिफिकेशन निकालिए और सोमवार को सत्र की शुरुआत कीजिए। कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ। हमारे विधायक वहां राजभवन में बैठे हुए हैं और गवर्नर साहब से कोई ऐसा फैसला अब तक नहीं आया। बड़े अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि गवर्नर इस बात में देरी नहीं कर सकता जब जब भी सत्र की मांग हो। ये गवर्नर साहब का कर्तव्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है। आज लोकतंत्र की परिभाषा में राज्यपाल सरकारों की सलाह नहीं लेंगे, कहीं और से सलाह लेंगे। और इस देश में जो चुनी गई सरकारें हैं उसमें राज्यपाल गिराने में मदद भी करेंगे। और जिस दल को बहुमत है उसके कुछ लोग एक प्राइवेट चार्टर प्लेन में बाहर ले जाएंगे, वहां उसको होटल में ठहराएंगे और वहां लेन देन की बात होगी और सरकारें गिराएंगे। मतलब कि जो लोकतंत्र की जो नई परिभाषा है उसमें चुनी हुई सरकारें गिराना, उसमें लोगों को लोभ देना, चाहे वो पैसे का लोभ हो या कोई और लोभ हो, और किसी तरीके से उस बहुमत को अल्पसंख्यक में बना देना, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना देना और सरकार गिरा के अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला देना। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था। यही हुआ था कि प्रेसिडेंट रूल लागू था लेकिन फिर भी गवर्नर ने सुबह 4-5 बजे उठकर किसी को शपथ दिला दी। उसका नतीजा आप जानते हो क्या हुआ। मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में उन्हीं कुछ डिसिडेंट लोगों को ले जाया गया, कर्नाटका ले जाया गया, वहां होटल में ठहराया गया। और आपको मालूम है कि उस समय कोरोना का दौर भी था, ये मार्च की बात है। और जब सत्र चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सत्र की बैठक 26 मार्च को होनी चाहिए, उसका भी विरोध हुआ और फिर 17 मार्च को कमलनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा। उत्तराखंड में क्या हुआ कि ऐसे ही डिसिडेंट लोगों को एक हवाई जहाज में, चार्टर्ड हवाई जहाज में बाहर ले जाया गया। गोवा में जब सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की थी फिर भी गवर्नर साहब ने किसी और पार्टी को शपथ दिला दिया। मणिपुर में जब हम कांग्रेस पार्टी की ज्यादा संख्या थी, गवर्नर ने किसी और को शपथ दिला दी।
तो कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र की अब नई परिभाषा है। एक दूसरी बात इसमें जो आज के दिन हमें कहना पड़ता है, हम कभी नहीं कहते, लेकिन ऐसा भी लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है, हाई कोर्ट्स भी उसको किनारे रख देती है। अभी क्योटो होलोन का फैसला है, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक स्पीकर साहब किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, तब तक कोई भी कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं ले सकती। कोई भी कोर्ट इस पे ऑर्डर नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऑर्डर कर सकती? कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जब तक स्पीकर साहब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला नहीं करते, दोज प्रोसीडिंग्स आर प्रोसीडिंग्स विद इन द हाउस। मतलब कि वो कार्रवाई वो असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, वो असेंबली के बाहर की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और क्योंकि असेंबली की कार्रवाई मानी जाएगी, इसका मतलब यह है कि कोई इसमें कोर्ट दखल अंदाज नहीं कर सकता। ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हाई कोर्ट में बैठकर किसी जज को यह कह देना कि स्पीकर साहब आप कार्रवाई नहीं करोगे, तो ये लोकतंत्र की एक नई परिभाषा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहे, जितने भी जज कहें, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम खुद अपने फैसले करेंगे, प्रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं। तो फिर हम वकील वहां काहे को बहस करें? अभी अगर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला नहीं मानना, तो काहे को वकील बहस करें? और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वकील लोग भी आजकल निराश हो चुके हैं। और कहीं ऐसा वो दिन तो नहीं आ जाए कि वकील लोगों को अपनी रोब उतारनी पड़े और कहना पड़े कि क्या फायदा, जो कानून के रक्षक हैं, अगर वो अपनी ही जजमेंट का पालन नहीं करेंगे, तो हमें वकालत करने का क्या फायदा है? छोड़ दें वकालत, कुछ और काम करें। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि पार्लियामेंट संविधान के मुताबिक जो उसकी कार्रवाई होगी, उसके मुताबिक चलेगी, पार्लियामेंट्री रूल्स के मुताबिक चलेगी। वो नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में बिना बहस के बिल पास नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहा। सरकारें जो फैसला करेंगी कानून के अंतर्गत करेंगी, वो नहीं हो रहा। अदालतें फैसला करेंगी, जो अदालतों ने पहले फैसले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले किए हैं, उनके विरोध नहीं जा रही, वो नहीं जाएंगी, वो नहीं हो रहा। संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और जहां कोई विरोध करता है उसके पीछे एजेंसीज लगाई जा रही हैं ताकि कोई विरोध ना करे। तो अगर इस स्थिति में अगर लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि जो सरकार कहे सबको मान लेना चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, अगर यही लोकतंत्र की भाषा है, तो फिर काहे संस्थाएं काम कर रही हैं? क्या जरूरत है संस्थाओं को काम करने का? तो जो प्रधानमंत्री जी कहें, जो ये सरकार करे, उसको मान लेना चाहिए। अब हो क्या रहा है? वकीलों को बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ फेरा के केस लगाए जा रहे हैं। लोगों को कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद किया जा रहा है। कश्मीर के बच्चों को 4G नहीं मिलता। शाह फैसल को बंद कर दिया, हालांकि वो IAS में टॉपर थे। कश्मीरी जर्नलिस्ट गौहर जिलानी को बाहर नहीं जाने दिया। कश्मीरी जर्नलिस्ट बिलाल भट्ट को फ्लाइट नहीं लेने दी। भीमे कोरेगांव में क्या हो रहा है आपको मालूम है। और बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगाए जा रहे हैं। अखिल गोगोई को UAPA के अंदर उनके खिलाफ केस कर दिया दिसंबर 2019 में। सफूरा जरदार के खिलाफ कर दिया, हालांकि वो रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया के। उमर खालिद, कंवलप्रीत कौर, शार्जिल इमाम, क्या क्या उदाहरण हम आपको नहीं दें।
तो इस नई परिभाषा जो लोकतंत्र की बन चुकी है, उस परिभाषा के अंतर्गत वकीलों का क्या रोल है, ये भी हमें सोचना चाहिए। और विपक्ष के नेताओं का क्या रोल है, ये भी इसका भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अहिंसा को अपनाकर, जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक जनता को ये नहीं बताएंगे कि इस देश में हो क्या रहा है, तब तक वो लोकतंत्र की लड़ाई कभी लड़ नहीं पाएंगे। अब I just want to say the same thing in English, that there is today a new definition of democracy and a new way of functioning of the governors of states in this country. As you are aware that governors are supposed to uphold the constitution and the laws, but governors in this country are acting at the behest of the union government and have always in the recent past acted at their behest. We've seen the conduct of governors in the past. You saw it in Arunachal Pradesh and how the Supreme Court came heavily down on what the governor in Arunachal Pradesh had done. We've also seen the role of speakers in the past. And we are now seeing the role of the governor in Rajasthan. Yesterday at a cabinet meeting, the cabinet decided to call for a session on Monday. A communication was made to the governor, was sent to the governor to call the House on Monday. There is no response of the governor till date. There is a dharna now in the governor's house for the governor to take a decision. He has not yet taken a decision. So if governors are not going to act on the aid and advice of the ministers, then what's going to happen to that definition to democracy? We've seen the conduct of governors in Uttarakhand. We've seen the conduct of governors in other states. And the new definition of democracy is that even if an elected government is in power, obviously there'll be some people, because not everybody can get what he wants. So some people who are somewhat unhappy will be weaned away through persuasion of all sorts. And money power plays a very important role, as well as other attractions. And then they are taken on a chartered flight, flown to another city, put up at a hotel. They go incommunicado. They're not allowed to meet members of their own party. For whatever reason, they're not allowed to communicate. And in that situation, you try and bring down a government because you get then enough people by virtue of all kinds of persuasions to ensure that the government becomes a minority. What happened in Madhya Pradesh is for all to see, that everybody was taken to Karnataka and see what happened. And even at the time when Corona was there, despite that, the fact of the matter is that when the chief minister said that, all right, we'll call a session on the 26th, it was not allowed. And then, of course, the government fell on March 17. We saw what happened in Uttarakhand and how the government fell there and how president's rule was imposed there and how people were taken again on a flight. We saw how the governor acted in Karnataka. We saw how in Maharashtra, president rule was revoked at early hours of the morning and oath was administered on a person and made a chief minister and a deputy chief minister, when everybody knew, the governor knew, that they had no support of the majority. So governors are no longer protectors of the constitution and the laws. They are the protectors of the powers that be at the center. This is the new definition of democracy. If there is any dissent, then you arrest that person. You impose UAPA, or you file a case of sedition against him, and elected people who have been at the helm of powers, who have been ex-chief ministers of states, are put in prison. There's a chief minister who's been kept in prison in Bihar for just how many years? And there's no chance of getting bail. And the other very sad situation that has arisen, that I have never seen in the past in my 45 years, that constitution bench judgments are not being followed by high courts. We know for a fact that there is a 5-judge decision of the Supreme Court of India, which says that if a disqualification petition is filed, the speaker will decide that disqualification petition.
and his decision can be challenged in a court of law. But prior to his decision, proceedings by the Speaker are proceedings within the House under Article 212 of the Constitution, if it applies to state assemblies, and Article 112 of the Constitution if it applies to Parliament. Those proceedings cannot be interfered with. That is the decision in Kyoto Holohan as far back as 1992. And in this particular case, in Rajasthan, there is a status quo order passed this morning saying that those proceedings will not go on in the teeth of Kyoto Holohan. And then what happens? This is, I mean, you are trying to create a situation where constitutional authorities' hands are being tied by virtue of court orders against the orders of the Supreme Court of India. So should lawyers now just give up? Maybe it's time for us to just take off our robes and say, forget it. Why practice in a court of law? Precedent has no value. Judgments of courts have no value. Then what are we left with? And we are given lectures about democracy on a daily basis. And I've told you the true color of democracy in India today. How many people, how many young students have been arrested for protesting against the government and the government's policies without violence? How many young people are being persecuted and prosecuted under sedition, under 124A of the Penal Code, under UAPA? How many political activists are being proceeded with? Thinkers, professors, writers are being proceeded with. People of eminence are being proceeded with under sedition laws. That's the new definition of democracy in this country. So if Parliament is not going to hold its sittings in accordance with the law, if procedures in Parliament are not in accordance with the procedures of the House, and without debate and without notice, bills are going to be passed. If money bills, if ordinary bills are treated as money bills, not allowed for discussion in Rajya Sabha, then why have this charade? You might as well forget it. And if courts are not going to follow judgments of Supreme Court, then why have this charade? Then what are we here for? And if people are going to be prosecuted in this fashion, people are going to be either incarcerated under the Public Safety Act, or young people are going to be prosecuted because they speak against the government, then obviously the message is that if you speak against us, we'll take action against you. You know, the action can be in the form of raids. The action can be in the form of proceedings under NIA or proceedings by the income tax or by CBI. All kinds of machinations are being used. And this is what democracy has come down to. Now, that's very unfortunate. I think people of this country should wake up and see what's happening in front of their eyes. And as far as जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, मैं आज इस मंच से उनको कुछ याद दिलाना चाहता हूं और आपके द्वारा देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि पायलट साहब 23-24 साल के थे, पॉलिटिक्स में आए और 2003 में मेरा ख्याल आए और 2004 में उन्होंने इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट मेंबर बन गए, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। 2004 से लेकर 2009 तक वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। 2009 में 30 साल की कम उम्र में उनको मंत्री बना दिया। मेरे मंत्रालय में काम करते थे, 5 साल मंत्री रहे, 2014 में हार गए। उसके बाद जब चुनाव हुए, राजस्थान असेंबली के चुनाव हुए, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उनके पास शायद कोई 5-6 पोर्टफोलियो थे। तो चाहते क्या हैं सचिन पायलट साहब? मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो बताइए, कुछ और चाहते हो तो वो बताइए।
विरोध किस बात का है? हरियाणा में क्यों जाके बैठे हुए हो? और अगर आप कहते हो कि आप कांग्रेस में हैं और हम आपकी बात मानते हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग में क्यों नहीं आते? अगर आप कहते हो कि कांग्रेस से हम बाहर नहीं गए, हम बीजेपी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो हरियाणा में क्यों बैठे हो? आप कांग्रेस की मीटिंग में आके, जो बुलाई जाती है, 2 मीटिंग बुलाई गई 13 जुलाई को और 14 जुलाई को, आप आए क्यों नहीं? बात क्यों नहीं अपनी रखी? और अगर आपको कोई और तकलीफ है तो बताइए। आपके मन में क्या बात है, ये तो हमें बताइए। आप चाहते क्या हैं? इतनी छोटी उम्र में आपको इतना कुछ शायद ही किसी को मिला होगा इस देश में। इतनी छोटी उम्र में कांग्रेस पार्टी में तो शायद ही किसी को मिला होगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि आप और क्या चाहते हो? और अगर भाजपा को ज्वाइन ही करना चाहते हो तो बता दीजिए, और अगर आप एक अपना दल बनाना चाहते हो तो वो भी बता दीजिए। हमें बताइए तो सही, देश की जनता को बताइए तो सही कि आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है। हमें मालूम है कि आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अब आप खुद ही कहते हैं कि आपके साथ 20 हैं, हो सकता है कहते हैं कि आपके 30 हो जाएं। तो कांग्रेस पार्टी की संख्या राजस्थान असेंबली में तो 100 से ज्यादा है। तो 20-25 लोग होने से आप मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हो? और अगर कोई और आपकी और कोई बात है तो हमें बताइए, लेकिन खुलेआम जनता को बताइए। बिन बोले होटल में बैठ के चुप होकर तो काम नहीं चलेगा ना। I just want to mention a few facts. Sachin Pilot, a good friend of mine, fought his first election at a very young age in 2004. He came into politics in 2003. And he became a member of parliament at a very young age. 2004 to 2009, he was a member of parliament. 2009, the UPA came to power. He was made a minister. He was a minister in my ministry, in telecom. Then he lost the 2014 election, and he became a minister when he was not yet 30, or maybe just 30. Then he lost the election in 2014, or maybe just above 30. Then he lost the election. Then came the Rajasthan election. Then he was made the deputy chief minister. He had about 5-6 portfolios with him. Now I want to know from my good friend, what is it that you want now? You can't be a chief minister with 20-25 people. In any case, you can't be chief minister, because the total strength of the Congress party in Rajasthan is much more than 100. So you can't be chief minister. You've got 5-6 portfolios. If there is any other grievance, you let us know. At least tell the people of this country. What is this dissent that you're talking about? Dissent about what? And if you are not happy with the functioning of a particular person, you should tell us. We'll talk about it. And then why are you sort of in another state which doesn't belong to you, of which you are not a member of the Legislative Assembly? Or why have you taken your people there, whoever are supporting you? Why have you made all your people in your constituency and nearby constituency resign from all the posts? What is it that you want to say? Is it just flexing muscles? What is it? At least put your grievances to us. And if you say you don't want to join the BJP, and we believe you, and if that's the case, and you are still a congressman, as you say, then why don't you attend Congress meetings and air your views, whatever you want to air? Or is it that you have already made up your mind and you already have a deal with somebody on this? I don't know. But at least you should make it open, as I am asking these questions openly from you. I have nothing against you as a person, but I am a little intrigued, and the party is a little intrigued at your actions. And we hope that you realize that this is not the way a member of a party can, in the process of airing his views, make the party a tamasha before the public. That's not good for the party, not good for you, not good for anybody. And it serves the government in power and the party in power. That's all that it does.
I'm sure that's not your intention. I'm sure that's not what you want to do, because you say you're still a congressman, and if you're a congressman, why you should belittle the party in this fashion is something that I cannot understand. So you should be open about it. This is most unfortunate what is happening in this country. The next government, there'll be other elected governments, and I am telling all my colleagues in politics who are in position because they have been elected to power, this is going to slowly happen in each state in this country. And ultimately, the true definition of democracy, according to this party, the BJP and the country, is that you accept what we say and participate in that national effort to agree with what we say, and that's the meaning of democracy. Democracy doesn't mean dissent, sir. No longer. And if all institutions are going to follow the ruler, then I'm sorry, it's a very sad day of this country. What all institutions must follow is the rule of law. That's what's important. And I hope and pray that everyone realizes that the Constitution is supreme. No man, no institution other than the Constitution and the rule of law is supreme. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. I think while you were speaking, स्पीच में ईडी ने समन जारी किया है पेमेंट होटल के मालिक को. उन्होंने कोई लोन लिया था उस संबंध में. So it goes on to establish what you're saying. This is the new definition of, ये तो लोकतंत्र की नई परिभाषा है ना. जी sir, I'll take questions. The first request is from Sunil Prabhu from NDTV. Sunil ji, please ask your question. Sir, I have heard your point and your reach out to Sachin Pilot and everything else and appeal to him. It's in this context that I just want to know from you, the Boumai judgment very clearly states, as well as subsequent Supreme Court judgments, that the ultimate test of the thing is on the floor of the House. Right. The governor is saying that let us wait for the Supreme Court. He's looking at ultra-various reasons. And as you are saying, he's become a pawn. There is some talk of going to the President of India to approach him. But do you really, what are your solutions? Are you going to go to the Supreme Court immediately? I think the problem is that, as I said, governors are acting at the behest of the BJP and the government in power. And what has he got to do with waiting for the judgment of the Supreme Court? Mr. Pilot says he has not left the Congress party. So what's the problem of calling the House? And you know that in Nebam Tuki's matter, the Arunachal Pradesh matter, 5 judges of the Supreme Court said that the governor has to summon the House when he is called upon by the government to summon the House. Right. That's his constitutional obligation. He doesn't have to wait for any judgments of any court. He cannot say no to the summoning of a House. How can he say no? This only shows to you that there is a new definition of democracy in this country. Democracy means do what the government says. It doesn't mean, it has nothing to do with the Constitution and nothing to do with the rule of law. But even I'm sorry to add here, in this case, as you rightly pointed out, in the Supreme Court, had 5-judge Constitution bench has given a verdict in this matter, but yet the High Court has now reopened it. So what are he can't reopen it. I'm sorry to say. The High Court has reopened it. The High Court has no jurisdiction to pass such an order. Well, we'll take whatever legal proceedings we have to take, but that's not the point. The point is, what is the role of courts in this country? Does precedent have any value? Are judgments of the Supreme Court binding on the High Courts, or are they not? And if he says that, look, that judgment is not binding, remember that judgment says 2 things. Forget about what it says is that the moment the disqualification petition is filed, till the time the Speaker decides the disqualification petition, these will be deemed to be proceedings in the House. And no order of a court can interfere in those proceedings to protect those against whom proceedings are being taken. That's 5 judges of Supreme Court, and yet a status quo order has been passed. This is an infringement of the legislature's pass. Well, we will see what the Speaker has to do, because, the time has come that we constitutional authorities have to take a position.
And also we lawyers have to take a position. As I said, it's time maybe to say that, look, forget the robes. There is far greater issues at stake in this country. So when you say you take off the robes, what do you mean by take off the robes? Forget the law. It's time to go and tell the people what's happening in our country. If high courts are going to pass this kind of order, what's the point of arguing before the high court? I have great respect for the law, but I cannot possibly accept verdicts which are contrary to 5 judges of the Supreme Court. Unless that judgment is set aside by 7 judges, or the judge says as to why, he must give reasons as to why is it that such an order is being passed when these are proceedings in the House. Absolutely. I'll move to the next question, sir. Sanjeev Chopra ji from PTI. Sanjeev ji, please ask your question. Yeah, thank you, Pranav ji. Good afternoon, Sibal Sahab. Good afternoon. Sir, now that the governor is not convening the session on the recommendation of the state cabinet, what is the option before the Congress now? You're moving the Supreme Court now. You've not spelled out the plan of action by the Congress now. No, Congress will take whatever actions it has to take. That will, this is not necessarily to be made public or part of a press conference. But the question is, this is something that is unprecedented, and this itself is against the order in Nabam Tuki's case. That's also 5 judges of the Supreme Court. Governor has no discretion in not calling the House. Mm-hmm. So if the governors are not going to flout the law, if courts are not going to accept precedent, then why are institutions being set up? Why did our forefathers set up these institutions? Your question is valid, but what now? Are you moving the Supreme Court, or that I said it's not something, Sanjeev, that I can discuss with you in a press conference. Okay. Thank you, sir. We'll move to the next question. Siddharth from ANI. Siddharth ji. नमस्कार सर. सर आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है. सर, मेरा सवाल सचिन पायलट को लेके है कि बार बार कांग्रेस पार्टी इतनी मोहलत दिए जा रही है सचिन पायलट को. इसी कांग्रेस पार्टी के अंदर पुराने, अगर आप, हालांकि किसी भी पार्टी का अपना अधिकार है, लेकिन मैं पत्रकार के तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर एक सवाल, कुछ ऐसी बात करते हैं जो पार्टी के खिलाफ जाती है या पार्टी की इमेज के खिलाफ जाती है, तो उन्हें उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है. अशोक चव्हाण आदर्श घोटाले में उनका नाम आता है, एक्शन लिया जाता है. आपके गृह मंत्री रहते हुए शिवराज पाटिल को अगर वो 6 ड्रेस बदल लेते हैं, एक कहीं बात उठती है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है. सचिन पायलट को इतनी रियायत कांग्रेस क्यों दे रही है? क्या वजह है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि कड़ा एक्शन नहीं ले रही उस शख्स के खिलाफ जो 20 विधायक लेके हरियाणा में है? अरे भाई, वो शख्स कहता है कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मीटिंग्स में नहीं आता. उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन कर दिया, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया, और एक्शन ही कम है, आपको लगता है? तो क्या कांग्रेस के लिए इतना ही एक्शन ठीक है? ये क्या ठीक है क्या नहीं है, ये कांग्रेस तय करेगी ना. कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये कांग्रेस तय करेगी. मैंने आपको जो वास्तविकता है आपके सामने रख दी. जी सर, विल मूव टू द नेक्स्ट वन. राकेश कपूर जी. जी सिब्बल साहब, मेरा सवाल ये है कि जहां तक आपने बहुत बातें चीज साफ कर दी कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट नहीं मान रहा है तो ये कानून की सीधी उल्लंघना है. ऐसे में नंबर 1, क्या स्पीकर अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं? क्या वो उन पर बाइंडिंग है कि वो हाई कोर्ट का फैसला माने? ये तो स्पीकर तय करेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके बारे में मैं तो आज वकील हूं नहीं. मैं तो जो पहले फैसला हुआ था उसके खिलाफ मैं स्पीकर साहब का वकील हूं. सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, लेकिन स्पीकर साहब एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. वो तय करेंगे कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, और इस पे जो निर्णय होगा वो स्पीकर साहब खुद लेंगे.
नंबर दूसरा मेरा सवाल ये था कि जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, शरद यादव के खिलाफ, शरद यादव को आपके ही हाउस से इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि वो एक पार्टी का कहना ना मान के एक दूसरी पार्टी की महागठबंधन की उसमें बैठक में शामिल हो गए थे, पब्लिक मीटिंग, करेक्ट। और उस पर जो है आपके हाउस के चेयरमैन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ तो बिल्कुल, चेयरमैन साहब का ये निर्णय भी रहा उसमें, और मैंने चेयरमैन साहब का निर्णय पढ़ा भी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं मानता और मीटिंग्स में नहीं आता तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसकी जो सदस्यता है वो स्थगित की जा सकती है। ये चेयरमैन साहब का खुद का निर्णय है, वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। जी, तो क्या इसकी रोशनी में जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है सचिन पायलट एंड कंपनी को, क्या इसकी रोशनी में हम उसको ना देखें पूरे मामले? नहीं, वो तो ये तो केवल एक पहलू है उसमें कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जहां के उनके खुद के विधायकों ने जो उनके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने आज तक जाकर बयान दिया और पल्लवी घोष को बयान दिया कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रस्ट वोट बुलाई जाए। अब ये अगर सचिन जी कहते हैं कि हम तो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेसी ट्रस्ट वोट क्यों मांग रहे हैं? भाई जो पार्टी में आज कांग्रेस में है तो वो ट्रस्ट वोट क्यों मांग रहा है? तो ये तो उसमें तो केवल पार्टी में ना शामिल होने के लिए, पार्टी में ना शामिल होने के लिए केवल बात नहीं है, कई और भी पहलू उस नोटिस में है जो चीफ विप महेश जोशी ने लिखे हैं। थैंक यू सर। बिलाल सब्जवारी पूछिए अपना सवाल। सिब्बल साहब, जिस तरह से आपने पूरा प्रकाश डाला कि आज लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, बल्कि जिस तरह से आपने यहाँ तक कहा कि हमें फिर वकालत करने की जरूरत ही क्या है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता। एक तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई, बल्कि एक तरह से ये कहिए जो हालात हैं वो इसमें तो लोकतंत्र का जनाजा ही निकल गया है। तो अब इन मौजूदा हालात में क्या ये राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जब कहीं से कोई उसको समर्थन नहीं मिल रहा तो स्पीकर को और या मुख्यमंत्री को सत्र बुलाकर कार्रवाई करके प्रोसीडिंग गवर्नर के पास भेज देनी चाहिए? वो तय करेगा खुद जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, मुख्यमंत्री है राजस्थान के, खुद तय करेंगे और स्पीकर साहब खुद तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके बारे में मैं इस पब्लिक मंच में कुछ कहना नहीं चाहता। अगला सवाल संजय मिश्रा जी है, दैनिक जागरण से। संजय जी। नमस्कार सिब्बल साहब, मेरा सवाल है कि जो आपने कहा सड़कों पर उतरना होगा, पर विपक्षी पार्टियां जो बातें आपने कही पिछले कई सालों से हो रही है, कांग्रेस की इस बात की गंभीरता को अभी भी बाकी विपक्षी पार्टियां नहीं समझ रही हैं। तो आप विपक्षी पार्टियों को क्या अब ये समय नहीं आ गया कि आप लोग एक विशेष इस पर रणनीति बनाएं और एक अभियान चलाएं कि विपक्षी पार्टियां आए? क्योंकि आप लोगों की बार बार की बात के बाद भी अगर इस मुद्दे पे देखें तो कोई भी विपक्ष की पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को इस समय सबको साथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए और मैं एज अ कांग्रेसमैन कह सकता हूं कि बहुत जरूरी है। ये एक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हम ही एक ऐसी विपक्षी पार्टी हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक हम सब जगह पे आज भी मौजूद हैं और देश की जनता की आस्था भी आज के हमारे ऊपर बरकरार है। तो उस आस्था को सामने रखते हुए ये कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो आज सभी को साथ लेकर सड़क पे उतरकर अहिंसा को अपनाकर आगे बढ़ें और देश की जनता को अवगत करें कि इस देश में हो क्या रहा है और लोकतंत्र की परिभाषा बदली जा रही है और जो उसकी बुनियाद है उसको तोड़ा जा रहा है। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि ये अगर जल्द से जल्द नहीं होगा तो मैं खुद उतरूंगा। धन्यवाद सर। अनुराग ढांडा, नेटवर्क 18 से।
नमस्कार, अनुराग ढांडा, नेटवर्क 18 से। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, पॉलिटिक्स से अलग सवाल। आपने 2-3 बार इंडिकेट किया कि जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है, वो आप लोग महसूस कर रहे हैं। क्या आप सीनियर लॉयर्स की, आप हैं, बाकी लोग हैं, क्या आपकी आपस में इस बारे में कुछ बात हुई? जिस तरीके से ये फैसला आया है, क्या आप लोग इसे लॉयर्स के एक आंदोलन के तौर पर भी फ्यूचर में ले सकते हैं? जैसे आपने कहा, मैं खुद सड़क पर उतरूंगा। देखिए, जब ये संविधान बना उस समय ये सभी देश की जनता को विश्वास था कि एक ही संस्था है, एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कानून की मर्यादा को बाखूबा कायम कर सकती है। वो इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। वो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। ये संविधान के जो निर्माता थे, इसी सोच के साथ हमारी जुडिशरी को वो एक शक्ति दी कि वो पार्लियामेंट का जो कानून भी है उसको भी रद्द कर सकती है। लेकिन मैं कोई जुडिशरी के खिलाफ आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो हम देख रहे हैं उससे हम बहुत निराश हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, और मैंने ये बात अभी कही आपसे, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है, वकील के नाते हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बहस से कुछ हमें रोशनी नहीं दिखती उसके आगे। मैं इतना ही कहूंगा। आज के दिन देश के आप वकीलों से बात कीजिए तो सभी जगह आपको लगेगा कि लोग निराश हैं। क्यों निराश हैं, ये तो उनसे ही आप पूछिए। Thank you, sir. Next question, Ajoy Ashirwad from The Wire. Ajoy? Yes. Hello, sir. So there's this comment by Mr. Mukul Rohatgi saying that that the High Court rejected rejected the grounds for disqualification because dissent against Chief Minister or dissent against the government is not ground for disqualification. But at the same time, the High Court, while setting aside the disqualification notice, did not get into the topic that the conduct of the pilot camp is not a ground for disqualification. What is no, see, this is not for the High Court to decide any of these things. That's the point. Who is the High Court to say all this? Whether it is dissent or not dissent, and on what grounds do you assume that the speaker will disqualify them? There is a notice issued. Remember, under the rules of the assembly, if a disqualification petition is filed, all that the speaker has to do is to issue notice. He doesn't have to do anything more. Under the rules, he has to forward that petition to those people against whom that disqualification application is filed and seek their comments. That's the stage at which the High Court interfered. They have not even filed their comments. So where is the question of saying it is dissent or not dissent? Is the court looking at speeches or comments made in newspapers and outside the house to decide judicial verdicts? So, but this also means that the rebel MLAs are not bound by law to respond to any of. That's what I'm saying. And Kyoto Holohan says, that the moment the speaker forwards the disqualification petitions, those proceedings from that time to the time when he takes a decision are proceedings within the House. No court can pass any orders with those proceedings. And what do you mean by dissidents? What do you mean by dissidents? You can be a dissident because you have been bought over by somebody. That's also dissidents. You can be a dissident on the basis of ideology. That is also dissidents. You can be a dissident in policy matters. Yes. You can be dissident because you have a back channel deal with somebody. You can then become a dissident. So what kind of dissidents are they? Does the High Court know?
Does the bench know what kind of dissidents they are? Do you know that sitting in Haryana in a hotel, being protected by the CRPF or the Haryana police, is an act of dissidence on the basis of ideology? Can you come to that conclusion? They should reply, and if the speaker feels at that point in time that this is a purely ideological issue or there's nothing to do with anything else, why will he disqualify them? So how is any other authority going to decide on what is the nature of that dissidence, if at all it is dissidence? Thank you. Ji sir, just to add to the list that the dissidents are asking the central government to become a party in this case. just the fact that the relatives of the CM are being raided. No, we know that. We know that. The public knows that. Relatives of the CM raided, the hotel where our registrators are there, that is raided. That's some proceedings have started. Right. The application is filed saying that you make central government a party, because naturally they say we are still congressmen, yet the central government must become a party, because as congressmen we want the central government to become a party. This is really a fight on ideology, I guess. This is a new kind of ideology that I am learning at the moment. True, sir. बिलाल जी आप दोबारा सवाल पूछना चाहते हैं? बहुत जरूरी हो तो पूछें। सर मेरा सिब्बल साहब मेरा सवाल है, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है और जिस तरह से आप उसका बार बार व्याख्यान कर रहे हैं, बार बार उसको गहराई से बता रहे हैं, तो आपको लगता है केंद्र सरकार का विपक्षीय और सिर्फ कांग्रेस नहीं अन्य सरकारों के प्रति भी जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उनका रवैया बिल्कुल प्रशासनिक रूप से सरकारी आतंकवादी है? नहीं, इतनी मैं देखिए ऐसा है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं। आप कर सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको शायद सेडिशन से डर नहीं, लेकिन ऐसा है कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो कल कोई ना कोई 124A की याचिका डाल के मुझे कह देगा कि मैं भी सेडिशनिस्ट हूं। तो मैं इसकी ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो बदल चुकी है। Thank you, sir. The last question, Meenakshi Sanmarg. Can you hear, Meenakshi ji? Yeah, sir. सर राम मंदिर के लिए 5 तारीख को ये लोग जा रहे हैं। आज सारे देश भर से मिट्टी लेके आए हैं और इस कोरोना के काल में भी ये राम मंदिर के लिए उन्होंने बोला है, सरकार ने तो सारे मंदिरें खोल दिए हैं और राम मंदिर में क्या है, अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये कोरोना यहाँ पे स्टैंड नहीं करता क्योंकि यहाँ पे भीड़ होगा। इसके बारे में मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जिनकी आस्था है उनको जो मन में आए वो करें, हम उसके खिलाफ थोड़ी ना है। ठीक है, हम उस आस्था के खिलाफ नहीं है, उस आस्था से हम जुड़े भी हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस स्थिति में जो भी उस मंदिर के प्रति करना चाहता है, हम उस पर विरोध नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी सर फैसला आया कि उन्होंने भी हस्तक्षेप करने से मना किया इस मामले में। नहीं, वो ठीक है, वो देखो अदालतें तो फैसले करती रहेंगी, उसके हमें कुछ नहीं कहना। हमें तो सिर्फ फिक्र है आज के दिन कि हमें ऐसा लगता है कि जो संविधान बना था वो किसी और नियत से बना था, और जो संविधान आज जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी और नियत से किया जा रहा है। जी सर, हमारी सवालों की फेहरिस्त खत्म हुई। ब्रीफिंग की शुरुआत आपने संविधान की मर्यादा से की, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कही, आपने बताया कि गवर्नर साहब बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि कैबिनेट के डिसीजन को वो माने, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपालों को चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र, आपने मध्य प्रदेश कोरोना के संकट के दौरान जहां की सरकार गिराई गई, आपने गोवा की बात करी जहां की कांग्रेस की विधायकों की संख्या अधिक थी लेकिन दूसरी पार्टी को मौका दिया गया। आपने कहा कि शायद लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है, वकीलों में निराशा की बात की, पैसों के इस्तेमाल हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और विधायकों को हेलीकॉप्टर में बिठा करके रातों रात गायब करा जा रहा है। और डाइसेंट होने पर
लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, एनआईए की, यूएपीए की। 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसलों को हाई कोर्ट के जज नहीं मान रहे, उन्हें उलट दे रहे हैं। And you ended up by saying that perhaps it's time for us to go to the people. I hope, sir, that it's a cumulative responsibility. Press, as the 4th pillar, takes up its responsibility, takes up our cause, and reports in fairness and with prominence, and makes it a issue of the people. Thank you very much for taking your time, sir. Thank you everyone for joining. Thank you. Namaskar.